नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि जो सफलता सीरीज चलाई जा रही थी जो एसएससी के विभिन्न एग्जाम पर एप्लीकेबल है, जो आने वाले समय में आप देंगे। जैसा कि अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है तो इसकी फ़ायदा आपको देखने को मिल ही रहा होगा एग्ज़ाम हॉल के अंदर। मैं कुछ दिनों से यूट्यूब पे नहीं था, कुछ पर्सनल काम था, अब कोशिश करूँगा कि लगातार ही बना रहूँ। चलिए शुरू करता हूँ आज का ये क्लास। आज हम क्लास नंबर 19 देखेंगे। इस सीरीज में टोटल 30 क्लास होने वाली है। इस क्लास के बाद 11 क्लास और शेष रह जाएंगे। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, जैसे ई बुक है या फिर पीडीएफ है, तो आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक के थ्रू भी व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। कंटेंट अवेलेबल है एसएससी की विभिन्न एग्जाम, चाहे प्रे देना हो चाहे सीजीएल का मेन से ही क्यों ना देना हो, यानी एमटीएस से लेकर सीजीएल तक की कंटेंट, दिल्ली पुलिस एग्जाम देना हो, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी दरोगा एग्जाम देना हो, या फिर रेलवे का कोई सा भी एग्जाम देना हो, हर चीज़ के लिए कंटेंट अवेलेबल है। अपने आवश्यकता अनुसार आप कंटेंट को लेकर के पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। और हमारी कंटेंट की क्या वैल्यू है आपने भी सुना होगा, और अगर पढ़ के कोई एग्जाम दिए होंगे तो इसकी फ़ायदा या घाटा समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला जो प्रश्न है हमारा, M1, M2, M3, M4 में किसे नैरो मनी की संज्ञा दी गई है। नैरो मतलब होता है दोस्त छोटा, ठीक है। तो M1, M2, M3, M4 इनमें नैरो मनी जो कहा जाता है M1 को कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी होती है, तरलता होती है बाजार में, ये M1 मनी की ही होती है, ठीक है। तो M1 आपका आंसर हो जाएगा, इसे नैरो मनी भी कहा जाता है। मुद्रा आपूर्ति की वर्गीकरण 1977 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था। इसमें रिजर्व बैंक जो है मुद्रा सहित 4 श्रेणी में इसे बांटते हैं, और ये 4 श्रेणी का जो आपका कोड है यहाँ पे आप देख रहे हैं, M1 होता है, M2 होता है, M3 और M4 होता है। इसके अलग अलग मीनिंग को हम नीचे समझेंगे। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुद्रा आपूर्ति, तो आपने रिजर्व बैंक का नाम देखा, वहीं पे अगर शेयर बाजार का जो है ना, देख रेख कौन करता है, तो आप कहेंगे सेबी करता है इंडिया के अंदर, है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके फुल फॉर्म भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उपलब्धता के आधार पे बात करेंगे, यानी तरलता के आधार पे, लिक्विडिटी जिसे अपन कहते हैं, है ना। तो M1 मुद्रा सबसे अधिक होता है और सबसे कम M4 होता है ना। M1, M2, M3 में अगर आरोही क्रम में आप सजाएंगे, तो आरोही क्रम माने बढ़ते हुए क्रम, तो सबसे जो है आपका कम M4 होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा M3 होगा, फिर M2 होगा, और सबसे अधिक जो है आपका M1 हो जाता है, ठीक है। M1 को नैरो मनी भी कहा जाता है। अब M1 का मान क्या होता है, ये किसे कहते हैं, ये समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनती है कि M1 के अंतर्गत कौन कौन से मनी आते हैं, ठीक है। तो जनता के पास जो भी उपलब्ध मुद्रा है, और बैंक में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की जो भी धन है, प्लस आरबीआई का अन्य जमा, ये तीनों के तीनों एक साथ क्या कहलाते हैं, M1 कहलाते हैं। यहाँ से आपको 2 चीज़ दे देगा और बीच में एक खाली स्थान दे देगा, आपको फिल करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको आता रहेगा तभी कर पाएंगे। इसके अलावा M2 में क्या आता है, जैसा कि अभी आपने ऊपर में M1 देखा कि क्या होता है, जनता के पास, आरबीआई के पास अन्य जमा, और बैंक का करंट और सेविंग अकाउंट की जमा। तो M1 यहाँ पे आपका अंडरस्टूड हो गया। अब इस M1 में यदि आपने पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट का धन भी जोड़ दिया, तो आपका जो आंसर होगा ये M2 हो जाएगा। तो M2 क्या हुआ, अब आपने M2 को भी परख लिया। M3 क्या होता है, इसे व्यापक मुद्रा या ब्रॉड मनी कहा जाता है। ब्रॉड मतलब बड़ा से सेंस में है, जैसे नैरो का मतलब छोटा का सेंस में होता है ना। तो M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है, M1 का नैरो मनी कहा जाता है। M1 क्या होता है अभी आपने देखा, M2 क्या हो जाएगा, जब M1 के अंदर पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट का धन जुड़ जाएगा तो M2 हो जाएगा। अब M3 क्या होता है कि M1 में अगर आप सावधि जमा जोड़ देंगे बैंक का, तो जो रिजल्ट आएगा उसे हम M3 कहेंगे, ठीक है भाई। M4 क्या होता है, जब M3 में आप डाक बचत के सभी जितने भी प्रकार के बचत होते हैं डाकघर में, सभी को जोड़ देंगे अगर आप M3 में, तो आपका M4 बन जाता है। तो यहाँ से कई दफ़ा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और आते रहेंगे, ठीक है भैया, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। अब हम इसे समराइज करते हैं कि डाकघर वाली बात किस किस जो है पैमाने में आया, ठीक है।
तो हम नीचे देखेंगे इसको, पहले और कुछ देख लेते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में परिचालित मुद्रा के कुल भंडार को मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। ये तो खैर डिफिनीशन है समझने के लिए। कमर्शियल बैंक के मुद्रा को M1 और M3 पैमानों में अलग किया गया है, जबकि डाकघर वाली जो बात थी, आपने जैसा कि ऊपर में देखा था कि डाकघर वाली चर्चा M2 में था और M4 में था। तो कभी कभी यहीं से एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेता है कि निम्न में से कौन से मुद्रा आपूर्ति के चेन में किसमें डाकघर का कोई योगदान नहीं होता। तो आपने यहाँ पे देखा M1 में कोई योगदान नहीं था, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप जानते रहेंगे तो आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे M2 और M4 में डाकघर वाला चीज़, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाला चीज़ इंक्लूड है, जबकि M1 और M3 में जो है बैंक वाले चीज़ को जो है हम देखे हैं। इसके अलावा रिजर्व मुद्रा, MO को सेंट्रल बैंक मुद्रा, केंद्रीय बैंक मुद्रा इत्यादि भी कहते हैं, मौद्रिक आधार मुद्रा भी कहते हैं, हाई पावर मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। ये MO है या M0 भी कहते हैं, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। प्रमुख काम में सबसे बड़ा काम जिसे हम आम जिंदगी में जीते हैं, नोटों का जो है आदान प्रदान ही हमारी लाइफ है भाई। आजकल की ज़िंदगी में जो अर्थ व्यवस्था ही सब कुछ है लगभग, जैसा कि आप देख रहे हैं। आजकल शिक्षा हम क्यों ग्रहण कर रहे हैं? नौकरी पाने, जीविका चलाने हेतु। तो जो नोटों का निर्गमन इत्यादि है ये RBI करेगा। प्रतिभूतियों की लेन देन, जो बॉन्ड वगैरह लेन देन है, ये भी आपका जो है RBI करेगा। कमर्शियल बैंक को लोन देगा और विषम परिस्थिति में लोन लेगा भी, ठीक है। तो ये RBI करता है। मौद्रिक नीति बनाता है ना, इसके अंदर कई सारे चीज आते हैं। इसकी स्थापना जो है 1934 अधिनियम के अनुसार 1935 में हुआ था, लेकिन राष्ट्रीयकरण जो है इसका 1949 में किया गया था। स्थापना जो हुआ था हिल्टन यंग आयोग के अनुसार किया गया था, है ना। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है संजय मल्होत्रा साहब है। पहले कौन थे? शक्तिकांत दास साहब थे। इनके रिटायरमेंट के बाद संजय मल्होत्रा साहब इस पद पे आसीन हुए हैं, इन्हें ध्यान रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आज तक कोई भी महिला मुख्य जो गवर्नर होते हैं वो नहीं बन पाए हैं, डिप्टी गवर्नर जरूर बने हैं। पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर? आज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उदेसी मैडम थी, उन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। वर्तमान समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, स्वामीनाथन, T रविशंकर, M राजेश्वर राव और डॉक्टर MD माइकल पात्रा जिसे कहते हैं अपन। तो ये भी जो है आपका चारों जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो है डिप्टी गवर्नर है, और मुख्य गवर्नर अब संजय मल्होत्रा हो गए शक्तिकांत दास के जगह पे, ठीक है भाई। इसके अलावा कैप्टन सर सिकंदर हयात खान और सर जेम्स B टेलर को, है ना, पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी गवर्नर का पोस्ट मिला था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ अंग्रेज बने थे, और प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख बने थे, और प्रथम भारतीय महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेसी मैडम। तो ये कुछ प्रथम याद रखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिहाज से। हम चलते हैं आगे। नटवरी नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ एक प्रस्तुति है? जैसे कि शास्त्रीय नृत्य से कई सारे नृत्य जुड़े हुए हैं, जो जिस राज्य में वह शास्त्रीय नृत्य फेमस होता है उसी राज्य में यह नृत्य फॉर्म भी फेमस होता है, और आए दिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नटवरी नृत्य शैली जो है ये कथक नृत्य से जुड़े हुए हैं। अब कथक नृत्य किसी पार्टिकुलर राज्य की बात कहेंगे तो आप उत्तर प्रदेश आंसर लगा सकते हैं, और या फिर भौगोलिक आधार पर बात करेंगे तो उत्तर भारत का यह शास्त्रीय नृत्य होगी, ठीक है। तो ये जो है नटवरी नृत्य इसी से जुड़ा हुआ एक पार्ट है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य में मैंने कई बार कहा है कि हिंदू कला के साथ साथ इस्लामी कला का समावेशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय जो है अवध के नवाब के जो है संरक्षण में इस नृत्य को फलीभूत किया गया था, पलाया बढ़ाया गया था, ठीक है भैया। पौराणिक कथा जैसे रामायण महाभारत इत्यादि कथाओं पर आधारित होती है। इसमें जो है उर्दू, ईरानी भाषा की कविता इत्यादि का भी समावेशन ली गई है। कथक नृत्य में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ठुमरी शैली का जो है खासा महत्व दिया गया है। ठुमरी, है ना, ठुमरी शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जैसे ख्याल होता है, टप्पा होता है, ठुमरी होता है, उसी में जो ठुमरी है ना, ये कथक नृत्य से जो है अच्छा ताल्लुकात रखते हैं। असम के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, जिसे आधुनिक शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य अपने इंडिया में 8 है, जिसमें सबसे लेटेस्ट जो है सत्रिया है। इसके जो शुरू करने का श्रेय है ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके
शुरू करने का श्रेय वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कौन सा इंस्टीट्यूट देता है, तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और सत्रिया नृत्य को सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था, जो अंतिम है। एक छऊ जो है ये हाफ शास्त्रीय नृत्य है, इसे पूर्ण रूप से शास्त्रीय नृत्य नहीं कहा जाता। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो सत्रिया नृत्य है इनसे भी कुछ जुड़े हुए अन्य नृत्य हैं, जैसे अंकिया नट, बोरगीत, ये सब जो है सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है इन्हीं के पार्ट है या फिर इनसे जुड़े हुए पार्ट है, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा उड़ीसा स्थित उदयगिरी का गुफा, देखिए उदयगिरी का गुफा उड़ीसा में भी है और एमपी में भी है, मैंने कई बार बताया है। तो यहाँ पे एमपी वाले को इग्नोर करेंगे क्योंकि हम ओडिसी नृत्य के साथ इसे रिलेट कर रहे हैं। तो ओडिशा नृत्य जो है ये उदयगिरी के गुफा में ओडिसी नृत्य का आपको प्रमाण मिलेगा, जो उड़ीसा के अंदर है। देवदासी परंपरा से निर्मित नृत्य मिलेगा। नृत्य के भागों में मंगलाचरण और मोक्ष प्रमुख है। देखिए कई सारे ऐसे नृत्य हैं जिसके पार्ट जो आपका क्रम होते हैं, सीरीज होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन सा, ये जो पार्ट है ये किस नृत्य से जुड़े हुए हैं, है ना। तो मंगलाचरण और मोक्ष ये जो भाग है ये ओडिसी नृत्य से जुड़ा हुआ है। इसमें भगवान जगन्नाथ, अगर भगवान जगन्नाथ ऑप्शन में नहीं है तो कृष्ण, है ना, चलेगा, इनकी पूजा आराधना की जाती है। ठीक है भाई, इनके जो कलाकार होते हैं महापात्रा इत्यादि होते हैं। और विशेष जानकारी के लिए जो अगर आप हमारी कोई भी कंटेंट लिए हैं तो आपके जो आपका टॉपिक वाइज सेक्शन दिया गया है या फिर अलग से दिया गया है, तो उस टॉपिक वाइज सेक्शन में जाएंगे, आपको शास्त्रीय नृत्य यानी बहुत सारे ऐसे करीब 50 टॉपिक है जो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। कथकली जो केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, इसकी शुरुआती रिहर्सल को सेवा कल्ली के नाम से जाना जाता है। यानी कथकली नृत्य के जो शुरुआती भाग होते हैं उसे सेवा कल्ली कहते हैं, रिहर्सल के तौर पे किया जाता है। प्रायः किसी मंदिर परिसर में की जाती है। कलासम इसी नृत्य की अहम भाग है। कलासम स्वांग या मुखौटा का इस्तेमाल होने वाला एकमात्र शास्त्रीय नृत्य आपका कथकली है ना। वैसे छऊ जो होता है ना, छऊ नृत्य, इसमें भी मुखौटा का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो उड़ीसा के अंदर होता है मयूरभंज का छऊ, वहां पे मुखौटा का इस्तेमाल नहीं होता है। बाद बाकी सरायकेला और पुरुलिया जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी होती है छऊ, तो वहां पे मुखौटा का इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल मैं यहाँ पे कथकली नृत्य यानी शास्त्रीय नृत्य की बात करता हूँ, तो शास्त्रीय नृत्य के अंदर जो स्वांग या मुखौटा का इस्तेमाल होता है ये कथकली के अंदर होता है। ठीक है भाई, इसमें जो है कथकली नृत्य में, है ना, नृत्य के कुल 24 हस्त मुद्राएं का इस्तेमाल किया जाता है। यह क्वेश्चन आपके CGL प्रे में पूछा गया था, है ना, तो ये यहीं से थी, है ना। और मैंने आपको बता रखा है कि जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये मैं पास्ट में भी पढ़ाया हूँ ये वाले सीरीज को, इसीलिए मैं शुरुआत में बताया था कि जिन्होंने पैरासीटामोल 2 लिया है ये वाली सीरीज नहीं लेंगे, है ना। तो मैंने एक कंटेंट का 2 बार चार्ज करने से बचा है, और मैं नहीं चाहता कि आप जो है मैं पढ़ाया हुआ चीज़ फिर से पढ़ाऊँ और फिर से जो है आपका कंटेंट का पैसा लूँ, ये मेरे से तो नहीं होगा, है ना। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, इसे सादिर या एकाहार भी कहा जाता है। इस नृत्य की शारीरिक हाव भाव को 3 भागों में बांटा गया है। शारीरिक होगा वैसे यहाँ पे, है ना, अभंग, संभंग और त्रिभंग, ये भरतनाट्यम के 3 शारीरिक हाव भाव है। नृत्य की तत्व एलिमेंट्स की बात करेंगे तो अलिरप्पू होती है, जाति स्वरम होती है, शब्दम, तिल्लाना, मंगलम। मंगलाचरण ऊपर में आपने देखा था तो वहां से कंफ्यूज नहीं होना है, जो मंगलाचरण था ये ओडिसी नृत्य का पार्ट था, तत्व था, एलिमेंट था। ये जो मंगलम है ये आपका भरतनाट्यम के पार्ट है। भरतनाट्यम को सादिरट्टम और एकाहारे भी कहते हैं, ये एक एडिशनल नाम आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आती है। और ये सबसे ओल्ड वर्जन का जो है आपका क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। इसमें भगवान शंकर की पूजा हो जाएगी और ये तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं। चलते हैं हम आगे। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। भामाकल्पम इसी नृत्य से जुड़ा हुआ एक नाटिका है ना, भामाकल्पम। इस नृत्य के तत्वों में भरतनाट्यम के जैसा ही जातु स्वरम कॉमन है, शब्दम भी कॉमन है। ये जाति स्वरम और शब्दम आपका भरतनाट्यम में भी एलिमेंट्स के रूप में देखे थे आप, और आप कुचिपुड़ी में भी देखेंगे। ठीक है, साथ ही इसमें तरंगम का भी इस्तेमाल होती है ना, तो तरंगम भी आपका कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ हो जाएगा। मोहिनीअट्टम केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसे जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है ना। इस नृत्य में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तथा सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। इस नृत्य में जाति स्वरम और तिलाना शब्द का समावेशन है। तो आपने जो एलिमेंट्स की बात है ये भरतनाट्यम का जो है कॉमन कई सारे नृत्य में है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना है। इनके अलावा निम्नलिखित में से
है ना, नदी के द्वारा बनाए गए आकृतियों विभिन्न प्रकार के चट्टान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अभी जो एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नदी अपनी शुरुआती स्टेज से निकलकर कौन सा आकार बनाती है, और ये क्वेश्चन अगर आप हमारा 36 सीरीज का क्लास नंबर 17 अटेंड किए होते तो आराम से 2 नंबर आपके पॉकेट में आ गया होता। मैं वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगी, इसीलिए मैंने वहीं से इसे कॉपी पेस्ट किया है ताकि आपको समझा सकूं कि ये क्वेश्चन कहाँ से एग्जामिनर उठा लिया और ये लाइन आपको कहाँ पे मिलेगा। ठीक है भाई, तो पहला स्टेटमेंट है गोखुर या ऑक्सबो झील का निर्माण नदी के द्वारा होता है, जो एक प्रकार की नदी से अलग हुआ पार्ट है। कायांतरित शैल का निर्माण आग्नेय या अवसादी चट्टान के रूपांतरण से होती है, ये दूसरी स्टेटमेंट है। और तीसरी स्टेटमेंट है भी आकार की घाटी नदियां युवा अवस्था में बनाती है। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट अपने आप में सही दिया गया है। अब इस स्टेटमेंट का हम व्याख्या नीचे करते हैं कि ये कैसे सही है। चापाकार या गोखुर झील ये क्या होता है कि मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत नदी जो है क्षेत्र, इमेज दिखाऊंगा समझ में आ जाएगी। मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत नदी क्षैतिज अपर्दन के कारण कई घुमावदार मोरों से होकर प्रवाहित होती है। ये मोर नदी विसर्प कहलाती है। ये जो मोर है ये वाला, ये विसर्प कहलाती है ना, ये जो है विसर्प कहलाती है ना। इन घुमावदार मोरों के विस्तृत होने के उपरांत नदी अपने विसर्प को छोड़ के फिर से सीधे मार्ग में प्रवाहित होने लगती है, और ये जो कटा हुआ पार्ट बच गया इसे हम गोखुर या चापाकार झील या आकृति कहते हैं। ठीक है भाई, आपको समझ में आएगा। नीचे इमेज दिखाऊंगा, बढ़िया से समझ में आएगा। ये देखिए, ये नदी का कोई ओरिजिन है, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है। जब तक ओरिजिन थोड़ा सीधा चला, अब ये टेढ़ा चलना स्टार्ट हुआ है, और ये जब ये जो पूरा टेढ़ा हुआ है तो ये जो घुमावदार पोर्शन है ये विसर्प कहलाता है ना। और यही घुमावदार पोर्शन जब इसके इस वाले पार्ट में कट करके ये नदी फिर से सीधा जब बहने लगेगा तो ये पोर्शन यहाँ से छूट जाएगा इतना दूर का, जैसे यहाँ पे आपको छूटा हुआ पोर्शन दिखाया गया है, ये देखिए, है ना। तो इसे गोखुर झील कहेंगे, और ये जो टेढ़ा हुआ पोर्शन है इसे हम विसर्प कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नदी जो है शुरुआती स्टेज में किसका निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे युवा अवस्था से आपका शुरुआती स्टेज जो है यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट हमने डायरेक्ट रखा था, भी आकार की घाटी नदियाँ युवा अवस्था में बनाती है। एक तो ये आंसर आपके ऑप्शन में हो सकते हैं, या दूसरा आपका जो है ऊपरी भाग में आपका विसर्प भी नजर आता है, ये देखिए विसर्प भी हो सकता है, और निचला भाग में डेल्टा इत्यादि आता है। जो नदी के सबसे लास्ट जो अवसाद वगैरह जमा होती है उसे डेल्टा कहते हैं। तो ये निचला भाग में डेल्टा होते हैं, विसर्प मध्य भाग या ऊपरी भाग में होती है ना। और भी आकार की घाटी युवा अवस्था में ही बनती है। तो यहाँ में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते कि ऑप्शन में क्या था, क्योंकि कोई बच्चे ने हमसे पूछा ही था, क्योंकि अब पता है मैं एनालिसिस नहीं कराता, और मैंने आपको बता दिया है एनालिसिस वो टॉफ़ी है, चॉकलेट है, जिसके वजह से आप 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा सही कर सकते हैं, लेकिन मेरिट नहीं आ सकते। मेरिट में आने के लिए आपको मेहनत निरंतर करनी होती है। और मैंने आपसे कहा है कि हमारी कंटेंट अगर आप पढ़ती है तो आपको जो है 80% किसी भी एसएससी के एग्जाम में आराम से आप कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही एग्जाम में आती है, मैं उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करता। ठीक है भाई, तो आप जो है समझदार है। बाद बाकी भी आकार की घाटी नदी द्वारा अपनी ऊपरी भाग में अपर्दन से बनी एक स्थलाकृति है। भी आकार की घाटी युवा नदियों द्वारा बनाई जाती है। भी आकार की घाटी कठोर शैलों वाले क्षेत्र में बनती है, यही आगे चलकर गॉर्ज या कैनियन में बदल जाती है। तो कल होके अगर आपसे पूछे कि गॉर्ज या कैनियन है ना किसका जो है रूप है, तो आप कहेंगे भी आकार की घाटी का ही एक रूप है। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनद के कटाव के माध्यम से होती है। कश्मीर स्थित गंगावल झील हिमनद झील का उदाहरण है। तो ये गंगावल झील कहाँ पे है, कश्मीर में है, ये भी ध्यान रखेंगे। कुछ दिन पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में प्लेट टेक्टोनिक से निर्मित ताजे पानी की झील कौन सी है, तो आप कहते हैं बुलर झील। बुलर झील का निर्माण टेक्टोनिक विधियों के कारण हुआ है। यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है, और ये कहाँ पे स्थित है, जम्मू में स्थित है ना। और इसका अधिकांश भाग जो है ना जल स्रोत जो है झेलम नदी से सिंचित होती है, ये ध्यान रखेंगे। लोनार झील ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना प्रांत में है। यह लोनार झील कैसा झील है, तो खारे पानी का झील है ना। ये जो है आपका खारे पानी का झील है। यह उल्का पिंड से निर्मित झील है या फिर ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप हुई है, दोनों में से आप कुछ भी कहेंगे, क्योंकि ऑप्शन एग्जैक्ट कभी कभी नहीं रहता, आपको जांचता रहता है एग्जामिनर की इसको जानकारी है कि नहीं थोड़ी बहुत, है ना। तो आप जो है ज्वालामुखी क्रिया कहेंगे या उल्का पिंड कहेंगे, दोनों में से
चलेगा। परिणाम स्वरूप इसे क्रेटर भी कहा जाता है, लोनार झील को। ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना में है। ये जो है अंतरिक्षीय क्रिया या फिर ज्वालामुखी क्रिया या उल्कापिंड से निर्मित झील है। पहले आपने प्लेट टेक्टोनिक देखा था, ऊपर वाला वो बुलर झील था। नदियों के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन से होते हैं? डेल्टा। ये डेल्टा नदी के अंतिम पड़ाव पे बनती है, अंत भाग में बनती है। और दुनिया में सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? सुंदरबन डेल्टा है ना, सुंदरबन डेल्टा है। ये कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में भी है इंडिया के लिहाज से, और बांग्लादेश में भी फैला हुआ है। ठीक है, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। और इस डेल्टा में जो वन होते हैं वो किस प्रकार के वन है? मैंग्रोव वन है ना, मैंग्रोव वन है। और मैंग्रोव वन को अपन क्या कहते हैं? ज्वारीय वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ज्वारीय वन भी कहते हैं। और सुंदरी का वृक्ष आपको जो है यही मिलेगा, कहाँ पे? सुंदरबन डेल्टा में। ये ध्यान रखेंगे। बाढ़ का मैदान, ये भी नदियों के निक्षेपण से बनती है। जलोढ़ झील, नदी बांध इत्यादि का निर्माण, ये सब जो है नदियों के निक्षेपण से होती है। आग्नेय शैल, अब जैसे एक स्टेटमेंट में शैल अवसादी वाला शैल वाला दिया गया था, तो इसीलिए मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर रखा है। आग्नेय शैल है ना, मैग्मा और लावा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसे प्राथमिक चट्टान के रूप में जाना जाता है। उदाहरण ग्रेनाइट, ग्रेवो, पैगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी ब्रैक्सिया। लावा का शीतलन या जमने की प्रक्रिया पृथ्वी के सतह पर होती है। देखिए ये मैग्मा चेंबर से निकलती है जो है आपका, ये मैं नीचे समझाया हूँ इमेज के माध्यम से, तो वहाँ पर देखेंगे। फिलहाल थोड़ा सा समझ लीजिए। जब तक पृथ्वी के नीचे जो आपका रहता है ये पदार्थ, तब तक हम इसे जो है मैग्मा कहते हैं। और जहाँ पे ये जमा रहता है उसे मैग्मा चेंबर कहते हैं। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो यही मैग्मा ऊपर में आता है और जमने के बाद यह लावा कहलाता है। और यही लावा जब कठोर अवस्था प्राप्त कर लेता है, आकृति को ग्रहण कर लेता है, तो इसे हम आग्नेय शैल कहते हैं। यही आग्नेय शैल टूटेगा तो दूसरा शैल बनेगा। इसका साइकिल हम नीचे देखेंगे। ठीक है भाई, तो ये समझाने के लिए थोड़ा सा, इस प्रक्रिया में राख धुआं भी निकलता है ना। अवसादी शैल, सेडिमेंट्री। अवसादी चट्टानें बहिर्जात प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों के टुकड़े के जमाव का परिणाम है। इसे द्वितीयक चट्टान कहते हैं। प्राइमरी रॉक कौन सा था? आग्नेय चट्टान। सेकेंडरी रॉक कौन सा हो जाएगा? आपका सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, ये सब क्या है? द्वितीयक चट्टान है, अवसादी चट्टान है। ठीक है, इनके अलावा लिथिफिकेशन, पृथ्वी के सतह की चट्टानें कुछ प्राकृतिक कारणों से टूट जाते हैं। यह धीरे धीरे एक जगह जमा हो जाती है। ये छोटे छोटे टुकड़े टूट टूट के एक जगह जब जमा हो जाती है ना, यह जमा हुआ चट्टान संघनन के परिणाम स्वरूप चट्टानी रूप धारण कर लेता है, जिसे हम लिथिफिकेशन कहते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूं तो संघनन भी पूछे जाते हैं और ऊर्ध्वपातन भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऊर्ध्वपातन यहाँ से हटके हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन जो है ये किसी पदार्थ को ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है, जैसे कपूर इत्यादि। ठीक है, आग्नेय चट्टान तथा अवसादी चट्टान के रूपांतरण से कायांतरित शैल का निर्माण होती है। अभी आपने देखा ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था। अब इन दोनों का रूपांतरण जब होती है तो कायांतरित शैल का निर्माण होती है। नीचे आप साइकिल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो रूपांतरण होता है, यह यहाँ पे क्या क्या चीज होता है? यह रूपांतरण दाब, आयतन तथा टेम्परेचर में आए परिवर्तन के कारण संभव हो पाती है। ठीक है, उदाहरण संगमरमर, स्लेट, ग्नीस, सिस्ट, क्वार्टजाइट, ये सब क्या है? ये सब कायांतरित शैल का उदाहरण है। तो अभी तक आपने मोटे मोटे 3 प्रकार के शैल पर हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित या रूपांतरित। ठीक है, अब ये यहाँ पे आप साइकिल देख सकते हैं चट्टानों का, और जो मैंने मैग्मा चेंबर से जो आपका आग्नेय चट्टान का निर्माण करवाया था, ये भी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रॉक साइकिल है, ये आपका इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है। यहाँ से आपका सेडिमेंट्री बनता है, सेडिमेंट्री से नीचे आप देखते हैं यहाँ पे कायांतरित बनता है। तो एक बार तो ये वाली साइकिल चलती है। ठीक है, इसके बाद ये डायरेक्ट जो है यहाँ पे मेटामॉर्फिक चट्टान जो है आपका बन सकता है ना। और एक बार यहाँ से ये आप एरो से आपको समझ में आता होगा कि कहाँ से, एक बार ठीक से नज़र गिराइए, स्क्रीनशॉट भी लेंगे तो चलेगा। ठीक है, और यहाँ से जो मैग्मा से निकल रहा था, मतलब ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप जो आग्नेय चट्टान का निर्माण हो रहा था, इस इमेज को भी यहीं पे दिखाया गया है। यहाँ देखिए, ये मैग्मा चेंबर से ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप मैग्मा निकलेगा, ये जमेगा, ये चट्टान बनेगा, फिर ये साइकिल चलेगा। तो आपको पूरी बात यहाँ पे समझ में आती होगी। ठीक है, हम चलते हैं आगे। और जो मैंने अभी आपको समझाया था ज्वालामुखी क्रिया में कैसे निकलता है धुआं वगैरह, ये सब यहाँ पे पूरे आराम से लिखा हुआ है। ये मैग्मा चेंबर है जहाँ पे ये लाल लाल पदार्थ आपको दिख रहा है ना।
और जिस मुख से, जिस छिद्र से निकलती है आपका मैग्मा, उसे क्रेटर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है ए हैंडफुल ऑफ बॉन्ड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए हैंडफुल ऑफ बॉन्ड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड के अन्य प्रमुख पुस्तकों में आप जाएंगे, है ना, तो कहाँ पे देखना है आपको? बुक वाले सेक्शन में देखना है, टॉपिक वाइज में। या फिर जो बच्चे पीडीएफ नहीं बाय किए हैं वो कहाँ से देखें, तो आप टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आप जो महंगे महंगे गुरुजी को जो पढ़ते हैं ना, वो आधा वहीं पे आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा महात्मा गांधी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट की काफ़ी प्रभावित थे। इस लाइन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस राइटर से अत्यधिक प्रभावित हुए? तो आप कहेंगे जॉन रस्किन की एक पुस्तक है अनटू दिस लास्ट। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है अनटू दिस लास्ट। ठीक है, ये जॉन रस्किन के द्वारा लिखा गया है। तो इस पुस्तक से जो है अच्छा खासा प्रभावित हुए महात्मा गांधी। जॉन रस्किन की अन्य पुस्तकों में आएंगे वेनिस के पत्थर, वास्तुकला के 7 द्वीप इत्यादि भी जो है प्रमुख है। इसके अलावा द मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक विलियम शेक्सपियर है। ये किताब का नाम तो सबको पता होगा क्योंकि ये राइटर ही इतने फेमस है ना। फिस्टिंग के लेखिका अनीता देसाई है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखिका किरण देसाई है। इसके अलावा ट्रम्प मोदी ब्रेक्सिट द प्रोस्पेक्टस फॉर लिबरल डेमोक्रेसी, ये बहुत बड़ा किताब का नाम है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक किताब मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका अरुंधति राय है। ये भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, अरुंधति राय की किताब। मैडम सर, ये भी पूछे गए हैं एसएससी के अंदर पास्ट में। मैडम सर, ये मंजरी जहरूर की पुस्तक है। लज्जा, ये काफ़ी पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है। तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है लज्जा। द डायरी ऑफ यंग गर्ल्स के लेखिका एनी फ्रैंक है। ये 2023 में एसएससी के किसी एग्जाम में पूछे गए थे। अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक शशि थरूर के न्यू सीरीज की पुस्तक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये मिल्खा सिंह साहब की पुस्तक है। आप जो मेरे बुक वाले सेक्शन में जाएंगे तो खिलाड़ी का अलग मिलेगा, हीरो हीरोइन का अलग, नेता वगैरह का अलग, इंटरनेशनल जो राइटर हैं उनके अलग, देसी राइटर के अलग मिलेंगे, तो आप वहाँ से आराम से कवर कर सकते हैं। फास्टर देन लाइटनिंग, ये जमैका के धावक उसेन बोल्ट की पुस्तक है। 6 मशीन, जमैका के क्रिकेटर क्रिस गेल की पुस्तक है। आई हैव द स्ट्रीट, कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये 2024 में ही रिलीज हुआ है। रविश्चंद्रन अश्विन की किताब है, आर अश्विन की किताब है। ठीक है, साथ में सिद्धार्थ मोघा भी इनमें साथ निभाया है। स्लीपिंग ऑन द जुपिटर पुस्तक की लेखिका अरुण अनुराधा है राय है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अनस्टुपेटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी, प्रसिद्ध हैबिटेट मुक्केबाज माइक टाइसन की आत्मकथा है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी? आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने वातापी कोंडा की उपाधि धारण करी थी। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए जिन्होंने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। इसी के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग दक्षिण भारत की यात्रा यानी कांचीपुरम की यात्रा किए थे। ये पार्टिकुलर पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जो आपका ह्वेनसांग है ये आया किसके काल में? तो हर्षवर्धन के काल में। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि हर्षवर्धन दक्षिण भारत की यात्रा किस शासक के काल में करा था? तो आप कहेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में। पल्लव की राजधानी कहां पर थी? कांचीपुरम। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। ठीक है, इनके अलावा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पे 618 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे? तो आप कहेंगे नर्मदा नदी के किनारे। और ये नर्मदा नदी का जो उद्गम है ये कहाँ पे है? तो ये आपका जो है ना अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश है। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के प्रमुख शासक नरसिंह वर्मन सेकेंड ने करवाया था। अब जो कांची के अंदर कैलाश मंदिर है ये नरसिंह वर्मन सेकेंड ने करवाया था। और एक महाराष्ट्र में गुफा के अंदर भी कैलाश मंदिर है जो कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट शासक थे उनके द्वारा बनवाया गया था। तो ये दोनों कैलासा मंदिर जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग शासकों के द्वारा बनवाया गया है। महाबलीपुरम स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण
नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। नरसिंह वर्मन सेकेंड को राजसिम्हा की उपाधि दी गई थी। ठीक है भाई। इनके अलावा गंगोई कोंडा चोला की उपाधि राजेंद्र प्रथम ने धारण किया था। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। श्रीलंका पे आंशिक रूप से यानी पार्शली कब्जा करने वाले प्रथम चोल शासक राजराज प्रथम हुए। लेकिन अगर बात करेंगे कि भाई श्रीलंका पे पूर्ण रूप से किसने अधिकार किया था चोल वंश में, कौन सा शासक, तो आप कहेंगे राजेंद्र चोल। तो दोनों क्वेश्चन भी अलग है, आंसर भी अलग है। श्रीलंका पे पार्शली किसने अधिकार किया चोल वंश के प्रथम शासक, तो राजराज प्रथम, और पूर्ण रूप से किसने किए, तो राजेंद्र चोल। ठीक है। अब राजराज प्रथम काफी ज्यादा फेमस है चोल वंश के अंदर, किस लिए, क्योंकि तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है ना, तो इसका निर्माण राजराज चोल ने करवाया था। कुनिक ये अजात शत्रु का उपनाम हुआ करता था। अजात शत्रु कौन वंश के हुए होंगे, तो ये हर्यक वंश के हुए होंगे, है ना। बिंबिसार के पुत्र थे और अजात शत्रु जो है गद्दी पे बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या करा था। फिर बाद में अजात शत्रु का उनका बेटा ने हत्या कर दिया। तो इस प्रकार से इतिहास में हर्यक वंश को पितृहंता वंश की संज्ञा दी गई है, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है भाई। अजात शत्रु के समय ही पहले बौद्ध संगति राजगीर के अंदर करवाया गया था, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा कुंडलवन कश्मीर में कराया गया था। गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन का उपाधि तथा कविराज की उपाधि, परम भागवत, सक्रोपम, देवराज इत्यादि की उपाधि जो है स्कंद गुप्त ने लिया था। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक से देखिए। गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि, कॉमा दे दिया है यानी क्लोज हो गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन या कविराज, परम भागवत, सक्रोपम, देवराज इत्यादि की उपाधि स्कंद गुप्त ने लिया था। देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि मौर्य सम्राट अशोक ने लिया था। ह्वेनसांग को यात्रियों की राजकुमार कहा जाता था, यानी एक उपाधि थी। महात्मा गांधी को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी को केसर ए हिंद महात्मा इत्यादि की उपाधि, है ना। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड इत्यादि की उपाधि दी गई थी, गुरुदेव की भी, है ना। तो ये कुछ उपाधि है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये महापुरुष को जो है किस उपाधि से सम्मानित किया गया था या फिर इसे और क्या कहा जाता था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है वापस लौटा दिया अंग्रेजों को। वहीं पे महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि जो है अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था। वायुमंडलीय लेयर क्षोभ मंडल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपसे बताना है। रेडियो तरंग का संचरण होगा एक्चुअली इसी मंडल में होती है ना। तो यहाँ पे कथन सही नहीं है, क्षोभ मंडल में थोड़ी होती है तरंग का संचरण, है ना। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटना होती है। ये जो है आपका, ये तो आयन मंडल की बात हो गई, तो इसीलिए आपका जो है ये गलत है। यहाँ पे गलत ही दिखाना है क्योंकि जो सही नहीं है वही टिक करना है। और मैं बिना ऑप्शन का रखा हूँ तो सीधा सीधा आंसर रख दिया हूँ कि भाई इसमें जो है तरंग का संचरण होता है, जो कि होती नहीं है, और इसीलिए आंसर सही है। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल के पांचों परतों में सबसे निचला हिस्सा होता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला लेयर है ये, है ना। इसकी ऊंचाई पृथ्वी से 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। एग्जैक्ट आप कहीं नहीं देखेंगे, एनसीईआरटी वगैरह की बुक जो है 16 किलोमीटर लिखते हैं, कहीं कहीं 16 से 20 भी रहता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड पैमाना है ये 16 से 18 है ना। इस मंडल में सभी प्रकार की मौसमी घटना घटित होती है। इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता चला जाता है, जिसे सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। यानी 165 मीटर अगर आप ऊपर जाएंगे तो लगभग 1 डिग्री टेम्परेचर जो है घट जाती है। ठीक है भाई, ये थोड़ी इंटरनल बातें हैं, आपको इतना कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देना है। 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाती है 165-66 मीटर अगर आप ऊपर जाएंगे क्षोभ मंडल के अंदर, जिसे सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। मतलब आपको सीधे याद रखना है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने से टेम्परेचर घट जाती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है तथा शीतकाल में कम हो जाती है। ये पार्टिकुलर पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्सों को ट्रोपोपॉज कहा जाता है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस कहा जाता है। भूकंप की उत्पत्ति जो है पृथ्वी के नीचे से होगा, जहां से होगा उसे फोकस कहा जाता है। और पृथ्वी के नीचे तो उत्पत्ति हुई, और जहां पे पृथ्वी के सतह पे जहां सबसे पहले भूकंपीय आघात हुआ उसे हम क्या कहेंगे, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन छोड़ता हूँ आंसर देने के लिए।
ठीक है भैया। तो फोकस जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस कहते हैं। भूकंप की उत्पत्ति में 3 प्रकार के कण मैंने बताया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल तरंग जो है निकलती है। इन तीनों तरंग का गुणधर्म से भी क्वेश्चन आता है, जो मैंने कई दफ़ा बता रखा है। सबसे फास्ट आपका प्राइमरी तरंग होता है, उसके बाद वेलोसिटी की बात करें तो पी से थोड़ा कम एस का होता है और सबसे कम एल का होता है वेलोसिटी यानी वेग, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस एल होता है। सबसे ज़्यादा डेंजरस अगर बात करें इन तीनों किरण में, थोड़ी तरंग में, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक एल होता है, क्योंकि ये सिर्फ नीचे की तरफ ही गमन करती है ना, नीचे की तरफ ही झटका देता है। जबकि पी और एस तरंग जो है ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है सभी दिशा में फैलते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे भूकंप सबसे पहले जहाँ पृथ्वी पे आघात कराएगा उस बिंदु को क्या कहेंगे, आप लोग जरूर आंसर कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ही है तो क्या आंसर कीजिएगा। भूकंप की तरंग पृथ्वी पे सबसे पहले जहाँ पहुँचती है इसे एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहा जाता है। खैर दूसरी क्वेश्चन आप लोगों से करते हैं, भूकंप को किस यंत्र से मापते हैं, ठीक है भाई। इतना ही बता देना, है ना। कम से कम मैं ये भी देखूं यहाँ तक कौन पहुँचा, क्योंकि बहुत दिन के बाद आया हूँ। अब जो अटेंड कर रहे होंगे वो सीरियस बच्चे ही होंगे, है ना, जिनको पता चल रहा होगा कि कंटेंट में दम होती है और काम की होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है ये आपका वायुमंडलीय लेयर है। यहाँ पे आप आराम से समझ सकते हैं कि किस लेयर में कौन कौन सी घटना होती है। यहाँ पे नीचे वाले लेयर में आप देखेंगे तो सभी प्रकार की जो भी मौसमी घटना है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। समताप मंडल में वायुयान वगैरह जो है उड़ते हैं, और ये जो ओजोन लेयर है ये भी समताप मंडल में ही स्थित होती है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊपर के चित्र के सहारे हम वायुमंडल के लेयर को याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी इनसे क्रम भी पूछे जाते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होते हैं। प्रति वर्ष आप ओजोन दिवस कब मनाते हो, 16 सितंबर को मनाते हो। ओजोन परत से संबंधित जो बैठक हुई थी वो कौन सी हुई थी, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 होते हैं। और ओजोन का मोलर द्रव्यमान कितने हो जाएंगे, 16 तिया की 48, क्योंकि ये O3 होता है और O का होता है द्रव्यमान 16, तो 3 टाइम 16 तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बैडमिंटन में युगल प्रतिस्पर्धा के लिए कोर्ट की चौड़ाई मीटर में कितनी होती है। देखिए कई सारे ऐसे खेल होते हैं कि सिंगल खेलिए चाहे डबल खेलिए, उसमें जो है आपका लंबाई में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आपका चौड़ाई होता है उसमें जो है सिंगल और डबल के लिए अलग अलग होती है यार्ड स्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेल में डबल प्रतिस्पर्धा के लिए जो चौड़ाई होती है ये 6.1 मीटर होती है, 6.1 मीटर होती है। बैडमिंटन खेल में मैदान की जो लंबाई होती है ये 13.44 मीटर होती है। जो 44 फीट होंगे ये सिंगल खेलिए चाहे डबल खेलिए ये दोनों के लिए सेम ही रहते हैं लंबाई, लेकिन चौड़ाई जो है सिंगल के लिए 5.18 मीटर हो जाती है जो आपका 17 फुट होगा, और वहीं डबल के लिए 20 फुट हो जाएगा 6.1 मीटर के साथ। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाली जो आपका नेट होती है उसकी चौड़ाई 20 फुट रखी गई है और नेट की ऊंचाई 2 फीट 6 इंच रखी गई है। पता नहीं कौन सा पैमाना कब आपके एग्जाम में आ जाते हैं। आजकल खेल में बहुत बारीकी से जो है इस प्रकार के जो मेजरमेंट है पूछे जाते हैं, यहाँ तक बॉल की परिधि पूछ लेते हैं। एक बार तो जो है स्टंप की लंबाई पूछ लिए थे, ठीक है भाई। बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाली पोल की ऊंचाई जमीन लेवल से 1.55 मीटर होती है, और बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाली नेट का निचला हिस्सा जमीन लेवल से 1.52 मीटर होती है। इन दोनों में थोड़ा सा गैप पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है भैया। इनके अलावा बैडमिंटन से संबंधित जो आपका ट्रॉफी या कप है, थॉमस कप, ये पुरुष बैडमिंटन से है, इसमें सिर्फ मेल वर्जन ही भाग लेते हैं। उबेर कप ये महिला बैडमिंटन से है, इसमें सिर्फ फीमेल ही भाग लेते हैं। यूनेक्स कप, नारंग कप, अमृत दीवान कप, अग्रवाल कप, चड्ढा कप इत्यादि जो है इसमें भाग लेते हैं। कल रेलवे का क्लास नंबर 27 आएगा, तो जो भी रेलवे वाले बच्चे हैं जरूर अटेंड कीजिएगा। उसमें 30 क्लास होने थे, 26 ऑलरेडी हो चुके हैं, और उसकी ई बुक भी बना दी गई है, परीक्षा दर्पण, आप लोग लेके पढ़ सकते हो। बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाले शब्द ड्राइव, ड्रॉप शॉट, ड्यूस, डबल साइड लाइन इत्यादि, ये सब जो है आपके बैडमिंटन से जुड़े हुए शब्दावली के शब्द हैं। सन्यासी विद्रोह, पावना विद्रोह, संथाल विद्रोह,
नील विद्रोह में से कौन सा विद्रोह 1857 के सिपाही विद्रोह के तुरंत बाद हुई थी? यहाँ पे 4 और आंदोलन का नाम दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि जो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था इंडिया के अंदर, उसके जस्ट बाद कौन सा हुआ था? तो नील विद्रोह आपका आंसर हो जाएगा। नील विद्रोह 1859 में बंगाल से शुरू हुआ था। यह एक किसान से संबंधित विद्रोह था, इन्हें ध्यान रखेंगे। पाबना विद्रोह यह 1872 में हुआ था। ये 1857 के तुलना में देखें तो ये काफ़ी दूर नज़र आती है पाबना विद्रोह, यह भी किसान से संबंधित आंदोलन था। संथाल विद्रोह यह 1855-56 में हुआ था, यानी यह 1857 से पहले ही हो चुका था, इसीलिए यह आंसर नहीं हुआ। संथाल विद्रोह के नेता भी पूछे जाते हैं तो सिंधु और कान्हू मुर्मू ये इनके नेता थे, ठीक है भैया। और जो सिपाही विद्रोह हुए 1857 में, ये तो अनेक जगहों से लड़े थे हम लोग, लेकिन इन दोनों जो है महारथी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पहले इस प्रकार की चिंगारी या बिगुल बजाई। यह सही मायने में पहला विद्रोह था, है ना, संथाल विद्रोह, जिन्होंने अंग्रेज को हिला के रख दिया था, है ना। अब स्वाभाविक सी बात है भाई, उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे और यहाँ तीर धनुष से चल रहे थे, तो फिर भी साहस तो हुई। इनके अलावा मोपला विद्रोह यह 1921 में, मोपला जो इस्लाम धर्म से संबंधित थी, यह केरल में घटित होती है। केरल ऑप्शन में न होने पे मालाबार क्षेत्र आपके ऑप्शन में होंगे, क्योंकि केरल के तट को मालाबार तट भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जब भी पढ़ाया, कोंकण तट, है ना, मालाबार तट, काठियावाड़ी तट, है ना, छोटे सरकार और ये सब उत्तरी सरकार, माफ़ कीजिएगा, ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में जो भी तट आते हैं सभी मैंने आपको जो है अच्छे से पढ़ा दिया है कई बार। तो मालाबार क्षेत्र जो है केरल के सामने वाले को कहते हैं, तो मालाबार क्षेत्र भी ऑप्शन में हो सकती है मोपला विद्रोह के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक जो है आपका चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में ऑप्शन में न रहने पे गढ़वाल भी रहते हैं कई बार, ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखेंगे। खिलाफत आंदोलन के जनक जो है अली बंधु थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। कूका आंदोलन के नेता राम सिंह और बालक सिंह थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। पंजाब में हुआ था कूका आंदोलन। यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला था? तो यूपीएससी के जो है प्रथम अध्यक्ष रॉस बारकर थे। यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में 1926 से 1932 तक रॉस बारकर जो है अध्यक्ष रहे थे। आज़ादी के समय यूपीएससी के अध्यक्ष या प्रथम भारतीय अध्यक्ष कह लीजिए तो एच.के. कृपलानी थे, है ना, एच.के. कृपलानी। एक कृपलानी का नाम आप अलग वे में भी सुनते हैं, ये दूसरा कृपलानी है, ठीक है भैया। एक सुचेता कृपलानी का भी नाम आप सुनते हैं, जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश में इंडिया के अंदर। तो कई सारे कृपलानी हैं, ध्यान रखें। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर प्रीति सूदन मैडम को जो है अपॉइंट किया गया है ना। ये जो है जो आपका यूपीएससी के जो अध्यक्ष हटे थे मनोज सोनी, उनके बाद इन्हें जगह मिला था प्रीति सूदन मैडम को, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उनमें भी रेखा शर्मा जो है हट गए हैं पद से, उन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। तो यहाँ पे प्रीति सूदन मैडम हो गया, मनोज सोनी का स्थान लिए है। मनोज सोनी से पहले प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष हुआ करता था। तो अपने को 3 लेयर याद रखने का, एग्जामिनर कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी आपका ले लीजिए कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो है संजय मल्होत्रा आपका आरबीआई के गवर्नर हैं। इससे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास। और उससे पहले कौन थे? यू ललित। तो ये सब जो है बात आपको ध्यान रखनी होगी, काम तभी बनेगा। लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। सत्येंद्र नाथ टैगोर वह प्रथम भारतीय हुए जिन्होंने इस प्रकार की परीक्षा को जो है क्रैक किए थे, सफल बने थे। भारत के संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से लेकर के 330 तक संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता और शक्तियों का उपबंध करता है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई लोक सेवा वाली बात भाग किस में है, तो भाग 14 में कहना, आर्टिकल 315 से 330 तक। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसकी अवधि 6 से 65 वर्ष तक होती है। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्त एवं निलंबन का उपबंध किया गया है, जो हटाने की बात होती है ना। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त भी बदल गए हैं अब इंडिया का। जो पहले राजीव कुमार साहब हुआ करते थे, अब ज्ञानेश कुमार होंगे। और इस पे जो है मामला जो है गरमाया है विपक्ष को लेकर के, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा। तो इसे ध्यान रखेंगे, आपके 2 महीना बाद जो भी एग्जाम होंगे वहाँ
पे ये क्वेश्चन छपने वाली है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है राजीव कुमार के जगह पे, और ये चर्चा का माहौल क्रिएट कर दिए हैं। तो ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है भैया, जो एग्जाम आपके 1-1.5 महीने के बाद होंगे। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC तलवार थे। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक B नरहरि राव थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। कैग भी बदल चुका है ना, कैग भी बदल चुका है। कैग की जो आपका आर्टिकल होता है 148 के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कैग का जो पावर है ये आर्टिकल 149 में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। महान्यायवादी नहीं बदले हैं अभी, महान्यायवादी पुराने ही हैं। भारत के PSU कंपनियों को कितने भागों में बांटा गया है? जो आपका PSU कंपनी होते हैं वो कितने भागों में जो है बांटे गए हैं? तो 3 भागों में PSU कंपनियों को भारत में आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। जवाहरलाल नेहरू से 3-4 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। एक तो आपके लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा किया गया था, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज की मांग की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू होता है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक दिन समय तक प्रधानमंत्री के पोस्ट पे रहने वाले प्रधानमंत्री, तो भी जवाहरलाल नेहरू ही होते हैं। ये कुछ एक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। भारत सरकार औद्योगिक नीति 1956 के तहत उद्योग धंधा को 3 भागों में बांटा गया था। वहीं जो प्रथम औद्योगिक नीति बनाए गए थे आज़ादी के बाद, ये 1948 में आया था। तो यहाँ पे उद्योग धंधा को 4 भागों में बांटा गया था, ठीक है भाई। तो 3 भाग 4 भाग याद रखना। इसके बाद जो है प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर, ये कई बार मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, द्वितीयक सेक्टर क्या होता है और तृतीयक सेक्टर क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कई दफ़ा एग्जामिनर का मूड अच्छा रहा तो 4-5 गो ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा एक PSU कंपनी नहीं है, तो आपको ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाएगी, ठीक है भाई। भारत में PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियों को प्रमुख 3 भागों में बांटे गए हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ये छोटे छोटे नाम नहीं होते हैं, ये बड़े बड़े नाम होते हैं, ठीक है। इसमें जो है गुप्ता किराना स्टोर्स नहीं आता है ना। इसमें सेल, भेल, गेल, NTPC, ONGC, CIL, है ना, ये सब आते हैं, ठीक है भाई। भारत में मिनी रत्न तथा नवरत्न कंपनी का दर्जा 1997 से दिया जाता है। महारत्न कंपनी का दर्जा पहली बार 2009 में प्रदान किया गया था। अभी इंडिया में 14 महारत्न कंपनी हो गए हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र केंद्र ये आपके उड़ीसा राज्य में है, जहां नालको और बाल्को भी है। कहाँ पे? उड़ीसा में है। और जो उड़ीसा है एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है, तो याद रखने में काफ़ी ईजी है, दोनों एक ही जगह हो जाएगा। इसके अलावा भारत में रेडियोधर्मी तत्व में सबसे अधिक उपलब्धता थोरियम का है। एल्युमिनियम के उत्पादन में दूसरे स्थान पर पहुँच चुके हैं भारत, और लोहा के उत्पादन में चौथे स्थान पे है भारत, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा भारत वर्तमान समय तक भारत में 14 महारत्न कंपनी है। अभी मैंने बताया है महारत्न कंपनी, इसका टर्नओवर के हिसाब से जो है डिसाइड किया जाता है। इसके बहुत ज़्यादा रहता है तो महारत्न का दर्जा दे दिया जाता है। अभी 14 हो गए हैं इंडिया के अंदर। लोहा का भारत में सबसे अधिक भंडारण कर्नाटक राज्य में है, परंतु उत्पादन की बात करें तो उड़ीसा राज्य कर रहा है वर्तमान समय में लोहा का उत्पादन, ठीक है। कोयला का सबसे अधिक भंडारण झारखंड में है, परंतु उत्पादन की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान में सबसे ज़्यादा कोयला प्रोड्यूस कर रहे हैं। नोट महारत्न कंपनी का दर्जा नवरत्न कंपनी का दर्जा रखने वाले को ही दिया जाता है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया में 4 मेजर अवार्ड जो है भारत रत्न है, फिर आपका पद्म विभूषण होता है, ठीक है, और तब होता है पद्म भूषण। तो ये क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो भाई प्रमोट किसे किया जाएगा? जो ऑलरेडी जॉब में होंगे, आप मैनेजर होंगे तभी तो आप डायरेक्टर बनेंगे ना, है ना। तो नवरत्न कंपनी को ही मतलब प्रमोट करके महारत्न कंपनी का दर्जा दी जाती है, ये यहाँ पे लिखा गया है और कुछ नहीं है। MFI कंपनी जो होती है, जो आपका सूक्ष्म ऋण प्रदान करते हैं, उन्हें रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो RBI होती है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। भगत सिंह के साथ कौन थे बम फेंकते समय? ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कहेंगे बटुकेश्वर दत्त थे, और ये बम वाला
जो घटना हुआ था ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, है ना। और ये जो है बम सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए फेंका गया था विधानसभा में। भगत सिंह का जन्म गांव बंगा में हुआ था। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किताब का नाम है, व्हाई आई एम एथिस्ट, है ना। ये भगत सिंह के द्वारा लिखे गए थे। भगत सिंह को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था, ये ध्यान रखेंगे। भगत सिंह साहब जो है नौजवान सभा का गठन 1926 ईस्वी में किए थे। हसरा का नामकरण भी भगत सिंह के द्वारा ही दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसे अभी अरुण जेटली मैदान कहते हैं, वहां पर 1928 में किया गया था। यह हसरा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो HRA है ना, HRA का जो है बदला हुआ रूप है। लेकिन मैंने इनसे भी एक गूढ़ बात आपको बता रखा है कि यदि एग्जामिनर आपसे पूछे कि HRA का नाम परिवर्तन हसरा के रूप में करने का विचार सबसे पहले किसके मन में आया, तो आंसर होता है चंद्रशेखर आजाद। लेकिन किया किसने, तो भगत सिंह। तो ये दोनों अलग अलग बातें, अलग अलग क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। अमेरिका द्वारा जापान पर पहली बार बम गिराया गया, है ना, 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक जो है बम को गिराया गया था। एक सेकेंड, 20 मिनट और है। हाँ, तो जो पहला एटम बम गिराया गया था ये जापान पे गिराया गया था, हिरोशिमा पे, 6 अगस्त 1945 को। लिटिल बॉय नाम दिया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। इस बम का नाम फैटमैन दिया गया था। आपको याद होगा कि 2024 में जो शांति का नोबेल प्राइज मिला है, ये जापानी संस्था जिसका नाम निहोन हिदानक्यू है, उन्हें ही दिया गया है। यह परमाणु से लेस जो है चीज़ों को प्रमोट करता है, यानी निशस्त्रीकरण के सिद्धांत को अपनाता है। ये एक संस्था है, निहोन नाम है, उनको दिया गया है। हम इस बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। परमाणु बम विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। खोजकर्ता का नाम पूछा जाता है, J.R. ओपेनहाइमर होता है ना। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। न संलयन क्या होता है, विखंडन क्या होता है, नाम से स्पष्ट है। संलयन मतलब जुड़ना, विखंडन मतलब टूटना, ठीक है। इसके खोजकर्ता जो है हाइड्रोजन बम के एडवर्ड टेलर है। बारूद का आविष्कारक भी पूछे जाते हैं, रोजर बेकेन है। वहीं पे डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल साहब थे, जिनके नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल तथा उत्तरी कोरिया, ये विश्व के 9 परमाणु हथियार संपन्न देश है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। कंप्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1994 में मुद्दा बना, 1996 में हस्ताक्षर किया गया था। यह किसी भी प्रकार के खतरनाक परमाणु हथियार का इस्तेमाल पे रोक लगाता है ना। इसके अलावा सलहेस और बिहुला लोक किला किस राज्य में प्रचलित है, तो ये बिहार में है। बिहार के अन्य प्रमुख त्योहार और नृत्य में आएंगे सामा चकेबा, दिवाली के समय होता है ना। महिलाओं के द्वारा की जाने वाली एक प्रकार का जो है मिट्टी के पुतला का साथ जो है मूर्ति होती है, छोटी छोटी मिट्टी के, उनके साथ खेले जाते हैं। और ये भाई बहन की त्योहार एक तरीके का है ना। और ये पूर्णिमा तक चलती है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है, बिहार में काफ़ी पॉपुलर है। तीसरे दिन शाम के समय जल स्रोत के किनारे भगवान सूर्य की आराधना की जाती है तथा चतुर्थ दिन सूर्योदय के समय भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। दुनिया का एकमात्र त्योहार जहां डूबता हुआ सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। बिहार के प्रचलित अन्य प्रमुख झिझिया नृत्य, यह दुर्गा पूजा के समय करी जाती है महिलाओं के द्वारा। विदेशिया, जट जटिन वगैरह वर्षा के उद्देश्य से किए जाते हैं, ठीक है। सोनपुर मेला, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, यह बिहार में लगती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी पशु मेला है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। हाल में ही भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार के राजधानी पटना में खोला गया है। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था और जो इनकी ध्वस्तता है वो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। गुजरात के प्रमुख मेला और त्यौहार में समलाजी मेला, माधोपुर मेला, मोढेरा नृत्य उत्सव, रण महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, डांडिया, गरबा, सिद्धि धमाल इत्यादि जो है ये गुजरात से जुड़े हैं। मणिपुर में आएंगे डोल चोलम, पुंग चोलम, लाय हरोबा, कचई लेमन फेस्टिवल, नूपा नृत्य, रासलीला, थवल चुंगवा, याओ संग, जोगई और चोलम जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पार्ट हो जाएंगे।
थांगटा मार्शल आर्ट, ये सभी के सभी मणिपुर से जुड़े हुए हैं। विशेष जानकारी के लिए आप टॉपिक वाइज वाले में जाएंगे, है ना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? हरिपुरा अधिवेशन 1938। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 51वां था, 1938 गुजरात में हुआ था। अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था तथा इनकी जो अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता दिया गया था वो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। ठीक है भाई। एक राष्ट्रीय आय समिति भी पूछा जाता है इस प्रकार का, तो पीसी महालनोबिस जिसके मॉडल पे जो है आपका सेकेंड पंचवर्षीय योजना आधारित हुआ करता था, वो राष्ट्रीय आय समिति में अध्यक्ष थे। और यहाँ पे जो आपका राष्ट्रीय नियोजन समिति है इसमें अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये दोनों क्रिटिकल संस्था है जो बहुत कम लोग जानते हैं और इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि भाई योजना आयोग के अस्तित्व से आने से पहले जो इस प्रकार के काम है वो किस समिति द्वारा किया जाता था, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय नियोजन समिति, जिसकी गठन 1938 में है। जस्ट लाइक योजना आयोग के जैसे था, क्योंकि योजना आयोग तो आज़ाद भारत में 1950 में आया था और 2015 में जो है समाप्त हुआ था, नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस हुआ था। योजना आयोग की स्थापना 50 में हुआ था, 2015 में नीति आयोग इसके स्थान पे आ गया। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी 1885 में जो है अध्यक्षता किए थे और प्रथम बैठक में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था और ये कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। कांग्रेस में स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में कोलकाता तथा पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन में किया गया था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास अधिवेशन में भाग लिए थे। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे आपके रहमतुल्लाह सयानी, ये 1896 कोलकाता अधिवेशन में भाग लिए थे। और इसी कोलकाता अधिवेशन जो 1896 में हुआ था, यहीं पे वंदे मातरम जो है गाया गया था, जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत भी है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस में कुल 3 बार अध्यक्षता संभाले थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के 23वें अधिवेशन 1907 जो सूरत में हुआ था, यहाँ पे कांग्रेस में पहली बार मतभेद उत्पन्न हुआ और जो गर्म तबके के लोग थे और जो नरम तबके के लोग थे ये अलग अलग हो गए, यानी कांग्रेस में फूट पड़ गई। ठीक है। इसके अलावा 1908 में पुनः रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में महाराष्ट्र में एक अधिवेशन स्थापित किया गया, अर्थात कांग्रेस की 23वीं बैठक 1907 में भी हुआ और 1908 में भी हुआ। जब फूट पड़ा, रास बिहारी घोष ही अध्यक्षता थे और जब इसी सेशन को आगे बढ़ाया गया, मतभेद होने के कारण स्थगित फिर से हुआ अगले साल 1908 में, लेकिन उस बार मद्रास में हुआ। ठीक है भैया। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट मैडम 1917 में, है ना। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहेंगे तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग बात है। 1925 में सरोजनी नायडू। 1916 के ऐतिहासिक अधिवेशन में क्या होती है कि कांग्रेस में जो 1907 में विवाद उत्पन्न हुआ था, यानी नरम दल और गरम दल अलग हुए थे, वो दोनों एक भी हो गए और साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गए थे। ठीक है भाई। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन होगा एक्चुअली 1939 में कांग्रेस के इस्तीफा दिए थे और इसके तुरंत बाद अध्यक्ष के तौर पे राजेंद्र प्रसाद साहब को चुना गया था। तो अगर आपसे पूछे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में कितनी बार अध्यक्ष के तौर पे चुने गए थे, ध्यान से सुनिएगा, तो 2 बार। और कितनी बार अध्यक्षता किए थे, तो 1 बार। ये दोनों अलग अलग बातें हैं भाई। चुने तो गए 2 बार, लेकिन अध्यक्षता किए सिर्फ 1 ही बार, क्योंकि दूसरी बार अध्यक्षता नहीं की और वो छोड़ा हुआ सेशन का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा किया गया, माफ कीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद साहब के द्वारा किया गया। एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि कांग्रेस में जो आपका त्रिपुरी अधिवेशन जहां पे मतलब इस्तीफा दिए थे सुभाष चंद्र बोस साहब, तो उसमें बोस साहब के खिलाफ कौन खड़े हुए थे अध्यक्ष पोस्ट के लिए, तो पटाभी सीतारामैया। ये भी पूछा जाता है। बालू में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सेमोफाइट्स कहते हैं। चट्टानों पे उगने वाले को लिथोफाइट्स कहते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में एरिनोफाइट्स कहते हैं। दलदल में उगने वाले पौधों को हीलोफाइट्स कहते हैं। नमकीन क्षेत्र में हेलोफाइट्स कहते हैं। अम्लीय मिट्टी में उगने वाले पौधों को ऑक्सिलोफाइट्स कहते हैं।
कहते हैं। तो ये कुछ जो है फाइट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा बिना मिट्टी का बता दिए थे, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है पौधों का संवर्धन जिसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ जल का इस्तेमाल किया जाता है और जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं वो जल में ही डाल दिया जाता है। ONGC ने भारत का पहला सेल रिजर्व गैस की खोज किस राज्य में किया था? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में किया था। सेमीकंडक्टर नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य गुजरात था। देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन जनवरी 2024 में किस राज्य में हुआ? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में हुआ था। पूर्वोत्तर भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय झारखंड के रांची में बनाए जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार की बात ध्यान रखेंगे। ये पूर्वोत्तर भारत का है, ध्यान से सुनिएगा। भारत में पेट्रोलियम की सर्वप्रथम खोज 1901 डिगबोई में हुआ था जो असम के अंदर है। मुंबई के अपतटीय हाई बाकू देश के बाहर है भाई, इंडिया में नहीं है। तो ये सब तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो डायरेक्ट आपसे पूछता है अपतटीय हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे मुंबई भी नहीं लिखता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये अपतटीय हाई मुंबई वाली बात कर रहा है, तो तेल से संबंधित है। LNG आधारित बस पिछले साल मुंबई में चलाया गया था 24 में। नई दिल्ली में देश के पहले हरित ईंधन सेल बस चलाया गया था। हरित हाइड्रोजन, माफ़ कीजिएगा, तो ये हरित हाइड्रोजन से चलने वाली पहला बस दिल्ली में, LNG वाला बस बम्बई में। लेह लद्दाख में चलने वाली हाइड्रोजन आधारित बस को NTPC के द्वारा चलाया जा रहा है। तो कभी कभी ये क्रिटिकल पॉइंट भी करंट सेक्शन से पूछे जाएंगे। जैसे अभी आपसे पूछा गया था कि जो मुद्रा योजना है उसको कौन संचालित करता है, उन्हें किसके माध्यम से, है ना। तो ये जो आपका CDB है उसके माध्यम से होता है, ठीक है ना, क्योंकि उस पर जो है पूर्ण अधिकार है उनका। इनके अलावा देश के पहले लिथियम भंडार की खोज कश्मीर में की गई थी और मुद्रा का जो वैल्यू है मैक्सिमम वो 20 लाख रुपया हो गया है, ध्यान रखिए। देश की पहली पेट्रोलियम की खोज असम के डिगबोई में 1901 में किया गया था। भारत में पेट्रोलियम का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वर्तमान समय में सबसे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका करता है ना। अब जिस बच्चे को मालूम नहीं रहेगा वो सऊदी अरब लगा देगा, हो जाएगा गलती, है ना। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए पहला पदक किसने प्राप्त किया था? मनु भाकर को। मनु भाकर अभी भी चर्चे में है, मैं कल या परसों इसके बारे में और डिटेल जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एक बहुत बड़ी अवार्ड के विनर बनी है। समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे पेरिस ओलंपिक जो आपका अभी हुआ था 2024 में? तो मनु भाकर और PR श्रीजेश हॉकी। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? PV सिंधु और शरत कमल टेनिस। भारत की स्थिति गोल्ड 0 सिल्वर 1 किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा। अब नीरज चोपड़ा का शादी भी हो चुका है तो आप लोग बधाई दिए होंगे, हमने भी दिया है लेकिन मन में ही, है ना। इनके अलावा 5 ब्रॉन्ज मेडल आया था टोटल मिला के, है ना। 6 मेडल यहाँ पे, एक सेकेंड, 1 सिल्वर, हाँ ठीक है, 6 मेडल। नोट टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत को 1 गोल्ड 2 सिल्वर और आपका जो है 4 ब्रॉन्ज मिला था, 7 मेडल मिला था पिछले वाला में। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा, एथलेटिक्स भाला फेंक सिल्वर मेडल मिला है। मनु भाकर शूटिंग महिला 10 मीटर वाले में खेलते हैं, ब्रॉन्ज मेडल। स्वप्निल कुसाले शूटिंग 50 मीटर राइफल में, है ना। भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल। अमन सहरावत कुश्ती 57 kg फ्री स्टाइल में। कभी कभी डायरेक्ट यही पूछता है कि अमन सहरावत, और इस बार का जो क्वेश्चन पूछने का ओलंपिक से स्टाइल रहेगा यही रहेगा, क्योंकि पदक बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि 50 पदक आ गए, है ना। पदक ही गिने चुने हैं 6, तो भैया इसके कैडर ही पूछेंगे। अमन सहरावत 57 kg में खेलते हैं कि 65 में कि 47 में? तो आप कहेंगे 57 में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। मनु भाकर और सर्वजीत सिंह को शूटिंग को जो है संयुक्त रूप से मिला था। इस प्रकार आप देखेंगे कि मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली प्रथम महिला बनी है, ठीक है भाई। और 2 लगातार ओलंपिक में जीतने वाली महिला PV सिंधु, और ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आप लोगों से जो है आंसर चाहूँगा और मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। वह ओलंपिक का ईस्वी था 2000 और यह ओलंपिक हुआ था ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में और मेडल जीता गया था ब्रॉन्ज मेडल, है ना। इनका नाम बताइएगा, प्रथम महिला जिन्होंने भारत के लिए पदक जीता ओलंपिक में। शांति के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार 2024 ये जापानीज संस्था निहोन हिदाक्यू को दिया गया है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार निहोन हिदाक्यू को प्रदान किया गया है। यह एक ऐसा संस्था है जो परमाणु मुक्त या हथियार मुक्त चीज़ों को समर्थन करता है, यानी शांति स्थापित करने वाली संस्था है, ठीक है भाई। 2024 के अन्य सभी नोबेल पुरस्कार के विजेता का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है शांति का तो पूछे ही जाएंगे, इसलिए क्योंकि ये सिंगल है, एक सिंगल संस्था को दिया गया है। बाद बाकी जिसमें भी
कम आदमी है। जैसे यहाँ पे अगर आप साहित्य की बात करें तो यहाँ पे भी सिंगल पर्सन है, हान कांग, है ना। तो ये साहित्य के पूछे जाते हैं और शांति के ज़्यादा पूछे जाएंगे 2024 में, ठीक है। बाद बाकी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके और भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये थे आज का अंतिम प्रश्न, अंतिम आंसर। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करके एक छोटी सी फी अदा करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। और फिर से वही बात, किसी की पेड क्लास पे हमारा फ्री क्लास ही भारी पड़ती आई है और पड़ती रहेगी और पढ़ रही है। जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं हमसे जुड़ के, उसकी फ़ायदा उनको समझ में आया होगा। हालांकि अगला सफलता बहुत दिन हुए, 150 हुए हैं, है ना। 151वां जल्द ही आता ही होगा, कोई ना कोई ज़रूर देगा, है ना। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।